तो भाई विंस मैकमैन के टाइम से ही जिस बात का रोना हम फैंस रोते थे कि भैया जब ये रॉयल रंबल करते हैं तो इतने सारे लोगों को अनाउंस क्यों कर देते हैं पहले से। शायद इस बार उस चीज में थोड़ा सा संशोधन सुधार किया गया है, क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे भाई तो रॉयल रंबल के लिए जो ऑफिशियली लिस्टेड है वो नाम सिर्फ 6-7 के आसपास ही है। वैसे हमको पता है कि 8-9 के आसपास तो मतलब पता ही है कि जैसे अभी इन्होंने वेबसाइट पर लिखा नहीं है जब भी मैं देख रहा हूँ इसे, लेकिन आई थिंक जे ऊसो ने भी अपनी एंट्री को अनाउंस कर दिया है। तो इस बार ये थोड़ा सा जो लिस्ट है ना, जो लोग अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं उसको इन्होंने थोड़ा सा छोटा रखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा अभी बिल्कुल खुश मत हो जाना, क्योंकि मुझे याद है ट्रिपल एच के टाइम पर भी, अगर मैं सही हूँ बताना मुझे, 20-25 लोगों को तो ट्रिपल एच भी करवा चुके हैं पहले अनाउंस, जो कि फिर लोगों ने बोला था भैया ये ट्रिपल एच कैसी हरकत कर रहे हैं। आई थिंक ये पिछले साल की ही रॉयल रंबल की बात है, तो अभी तो थोड़े कम से इन्होंने रखे हैं। भाई चलो नहीं दे रहे ना अगर तुम रिटर्न या फिर सरप्राइजेस, तो एटलीस्ट उन स्लॉट्स को खुला तो छोड़ो, ताकि एक झूठी होप के साथ तो हम लोग रॉयल रंबल को देख सकें। वैसे इस बार मैं बोलूंगा नहीं कि बहुत सारे रिटर्न्स या फिर सरप्राइजेस लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो नेम एंटर करने वाले हैं रॉयल रंबल के अंदर वो नाम अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और वॉइस ऑफ रेसलिंग का एपिसोड नंबर 608। और सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात कर लेते हैं। तो मैंने पिछले काफ़ी टाइम से व्यूअरशिप के बारे में बोलना छोड़ दिया था, क्योंकि हर बार 1.4 1.5 वही नंबर सुन के रहते थे, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होता था कभी तो बता देता था। लेकिन अब नेटफ्लिक्स के नंबर्स पहले जो मैंने आपको बताया था 5.9 मिलियन आए थे। अगेन उस वीडियो को जाके दोबारा देखना। ये जो व्यूअरशिप आई है ये व्यूअर्स नहीं है, ये अलग इनका कैलकुलेशन का जो फंडा है वो है कि जितने लोगों ने टोटल घंटे देखा फिर उसको डिवाइड कर दिया किसी से, तो इनको आप नंबर करके मत काउंट करना जैसे अगेन यूट्यूब वीडियो में होता है। ये हिसाब किताब इनका अलग है। बस हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि पहले वाले शो की और दूसरे वाले शो में कितना डिफरेंस रहा। तो पिछले हफ्ते 5.9 थे जो टोटल ग्लोबल नंबर्स आए थे। इस हफ्ते ये 37, इस हफ्ते नहीं पिछले हफ्ते सेकंड वीक की व्यूअरशिप की बात हो रही है, क्योंकि भाई इनका अपना क्या कहते हैं घर की खेती है, जब चाहे व्यूअरशिप रिलीज करें या फिर ना करें, किसी को जाके इन्हें सौंपना तो है नहीं नेटफ्लिक्स वालों को। तो इनके जो नंबर्स आए हैं 37% ड्रॉप हुए हैं, और 5.9 से जो नंबर्स हैं वो सीधा 3.7 पे आ चुके हैं, मिलियन पे आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने आपको यही बोला था कि अब जब घंटों का डिफरेंस होगा ना शो में, क्योंकि 30 मिनट का ऑलमोस्ट फर्क रहा है पहले वाले रॉ में और दूसरे वाले में, तो जब जैसे जैसे शो का टोटल रन टाइम कम होगा वैसे वैसे व्यूअरशिप का नंबर भी नीचे आएगा, क्योंकि जो इन्होंने अपना फॉर्मूला लगाया हुआ है उसके हिसाब से अगर शो का रन टाइम ज़्यादा है तो वो हेल्प करेगा ज़्यादा व्यूअरशिप लेके आने में भी, क्योंकि घंटों के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ ये 37% ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आया। मैंने तो आपको बोला भी था इसको कंपेयर मत करके देखना किसी भी और नंबर से, क्योंकि अगर आप इसे रॉ के यूएसए नेटवर्क से कंपेयर करोगे तो भैया उनके 1.4 मिलियन का मतलब बिल्कुल अलग है और इनके 1.4 मिलियन का मतलब जो बिल्कुल अलग है। लेकिन अब आप ऐसे मान सकते हो, आगे कभी बता देता हूं कि 5.9 मिलियन ग्लोबल व्यूअरशिप से ज़्यादा कभी आती है रॉ की व्यूअरशिप, तो मैं मानूंगा कि एक्चुअल में नई भी काफ़ी सारी ऑडियंस आई है। लेकिन ये आप कह सकते हो बिल्कुल टॉप लेवल था 5.9 वाला। अब आगे देखते हैं जो व्यूअरशिप है वो कैसे चलती है। लेकिन दूसरे हफ्ते की 3.7 थी। अब इस हफ्ते रॉ की ये वो है, जब इनका मूड करेगा तब रिलीज कर देंगे और कर देंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। नेटफ्लिक्स से रिलेटेड ये है, तो यूएस के अंदर इन्होंने थोड़ा सा जो प्राइस है उसको भी बढ़ा दिया है हमारे लिए। तो मतलब हमारे अगर मार्केट के हिसाब से देखोगे, इंडिया की मार्केट के हिसाब से, तो वैसे भी अगर हम इसे दूसरे किसी ओटीटी से कंपेयर करें तो नेटफ्लिक्स का जो प्राइस है वो वैसे ही ज़्यादा है। तो 7.99 था पहले पर मंथ, वहाँ पे नहीं 7.99 अब हो चुका है, पहले 6.99 था। और दूसरी तरफ भी $2 इन्होंने बढ़ा दिए हैं जो प्रीमियम टीयर वाला, पहले वो ऑलमोस्ट $23 था, अब वो $25 हो चुका है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्या इस वजह से भी होगा कि अब एक स्पोर्ट्स लाइव प्रोग्रामिंग आ गई है, तो इसलिए उन्होंने जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया है। बाकी इंडिया के हिसाब से तो सीन बिल्कुल ही अलग है। आपको पता है अभी जो ये मार्च या अप्रैल होगा वहाँ पे आके ही ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पे ही हम इंडिया में भी कंटेंट देखेंगे। अभी तो सोनी के ऊपर ही चल रहा है, बाकी वो वीपीएन लगा के आप जुगाड़बाजी अलग कर सकते हो लोग यहाँ पे। लेकिन जरूर परेशान हो रहे हैं भैया इस टाइम पे इन्होंने नेटफ्लिक्स वालों ने प्राइस बढ़ाए जब हमारी डब्ल्यूडब्ल्यू भी आ गई ओटीटी के ऊपर। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में भाई मेजर लाइफ अपडेट ही आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है फाइनली उन्होंने करवा ली है। बहुत टाइम से वो कह रहे थे कि वो करवाना चाहते थे इस चीज़ को, लेकिन वो उसको पोस्टपोन किए जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये कर ली है। और मैं आपको बताया था कि जब ऐसी कोई सर्जरी होती है ना तो उसके बाद जब बंदा फुल्ली रिकवर होता है तो वो अपने आप को 10-15 साल जवान फील करने लगता है, क्योंकि जो सारे ही चीज़ें जो फॉरन मतलब कि फॉरन ऑब्जेक्ट मेटल लगा देते हैं ना वो, तो उसकी वजह से भी बहुत ही डिफरेंट बंदे को नया नया सा फील होता है, क्योंकि जो पुराना था वो तो हट गया, अब कृत्रिम तरीके से उसको लगाया जा रहा है। तो मे भी अब लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि यार रेसलमेनिया में लास वेगास में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आ सकता है क्या। रिकवरी में टाइम लग जाता है वैसे, कुछ लोग तो रॉयल रमल की बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा रिस्क वो लेंगे नहीं। बट अब थोड़ा सा आप मान सकते हो कि वो लाइन और ज़्यादा सॉरी वो क्या बोल रहा था,
चांसेस और ज्यादा हो चुके हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक और रेसलिंग मैच हमको दे सकते हैं। बाकी लास्ट टाइम तो याद ही है केविन ओवेंस के सामने जो रेसलमेनिया 38 में उनका मैच था, एक ऐसा लेजेंड जो कि इतने टाइम बाद वापस आया और कुछ कचरा नहीं हुआ, वो हम कह सकते हैं केविन ओवेंस और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच था। बहुत ड्रामा चला भाई ये WWE और कोरी ग्रेव्स का, सब कुछ ही मैंने आपको बताया कि कैसे कोरी ग्रेव्स के चेहरे पे गुस्सा दिख रहा था, वो चले गए, फिर वो एक शो में भी नहीं आए। लेकिन आज जो NXT का शो हुआ है भाई, वहां पर आ चुके हैं वो वापस, और जिस तरीके से विक जोसेफ ने इंट्रोड्यूस भी किया कोरी ग्रेव्स को, कहते हैं ये कोई AI नहीं है, ये सही में कोरी ग्रेव्स यहाँ पे बैठा हुआ। और कोरी ग्रेव्स भी थोड़ी सी तारीफें कर रहे हैं कि यही वो जगह है जहां मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ मैं होना चाहता हूँ, पैशन, ये सब की बात कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि या तो अच्छे से सेटिंग हो गई है इनके बीच में, WWE वालों ने कुछ तो प्रॉमिस कर दिया वो कोरी ग्रेव्स को, क्योंकि अचानक से NXT पर कमेंट्री करने को लेके जो ऊर्जा है वो कुछ अलग लेवल की ही दिख रही थी कोरी ग्रेव्स की। बट अच्छी बात यह कि चलो कुछ पंगा वंगा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भाई मामला अगर गड़बड़ सा हो जाए ऐसी प्रोफेशनल चीज़ों में तो बातें आगे कहाँ की कहाँ बढ़ जाती हैं। और कोरी ग्रेव्स है एक ऐसा बंदा जिसको कमेंट्री पे मैं सुनना तो चाहूँगा, तो शायद हो सकता है आगे के लिए उनको कुछ प्रॉमिस किया कि भैया अभी काम कर ले थोड़ा सा बस NXT में, बाद में तुझे ले आएंगे हम रॉ स्मैकडाउन में। अगेन बात हो रही है ब्रॉक लेसनर की, तो जब तक ब्रॉक लेसनर नहीं आ जाते इन सारी बातों को आप स्पेकुलेशन की तरह, इन सारी बातों को प्रेडिक्शन की तरह ही लेना। लेकिन बुली रे, जिनको आप कह सकते हो WWE के एक पंडित हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बोला कि उनको एक सिनेरियो बनता हुआ दिखता है रॉयल रंबल में, और अगर किसी एक सरप्राइज एंट्रेंट के बारे में वो सोचते हैं इस मेंस रॉयल रंबल मैच में, तो वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। उसके पीछे वो और अच्छी रीजनिंग भी देते हैं, कहते हैं कि क्योंकि गुंथर के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, और अगर WWE दिमाग अच्छे से लगा के सोचे तो भाई ब्रॉक लेसनर और गुंथर वाला मैच, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम मैच है, इवन लास्ट ईयर के लिए यही रूमर्ड मैच भी था कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर लड़ सकते हैं। अब WWE के पास एक परफेक्ट मौका है इस वाले मैच को करवाने का। और देखो मैं कह रहा हूं ना, ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ ज्यादा आगे की बात करने का फायदा है नहीं जब तक वो आ नहीं जाते, और उसके बावजूद भी इतनी सारी बातें हो रही हैं क्योंकि उसका नाम ही ब्रॉक लेसनर है। तो देखो इसको तो इसी तरीके से ले सकते हैं कि हाँ भैया ब्रॉक लेसनर गुंथर के लिए भी अगर कोई सुटेबल अपोनेंट चाहिए और WWE को ब्रॉक लेसनर के लिए भी कुछ तैयारियां करनी है तो रेसलमेनिया वो जगह हो सकती है। बाकी ये तो मैं आपको बार बार वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर के नेम को WWE से मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो भैया जाग जाओ। हॉल ऑफ फेम की स्पीच में, अलग अलग रॉ के कमेंट्री के मूवमेंट में, बस जहां पे नाम नहीं भी जरूरी है लेना ब्रॉक लेसनर का, वहां पर भी सबसे पहले लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, ऊपर से विंस भी अपना पत्ता थोड़ा सा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद एक वेव बन सकता है ब्रॉक लेसनर के लिए। बट अगेन जब तक वो बंदा आ नहीं चाहता, ज्यादा हम इतना कुछ सोच भी नहीं सकते, बट उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ भैया ब्रॉक लेसनर आ जाएगा। तो क्योंकि आप वो कहावत तो सुनी होगी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। एलिस्टर ब्लैक, मैलाकाई ब्लैक के बारे में आपको रिसेंटली बातें बता ही रहा था कि AEW के साथ भी अब वो जो है छुट्टी कर रहे हैं, उनका भी कुछ तो पंगा हो गया वहां पे, और शायद अप्रैल के आसपास, मार्च के आसपास वो फ्री हो जाएंगे। अभी चैट गेबल और डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में जो सेगमेंट था, तो यहाँ पे फैंस ने इस चीज को नोटिस किया। यहाँ पे चैट गेबल ने एक लाइन बोली थी जिसको एसोसिएट किया जा रहा है ये एलिस्टर ब्लैक मैलाकाई ब्लैक से। चैट गेबल बोलते हैं आई एम अबाउट टू मास्टर द डार्क आर्ट्स ऑफ लूचा लिब्रे, और ये जो डार्क आर्ट्स नाम है ये एलिस्टर ब्लैक और जेलिना वेगा, अगर आपको नहीं पता तो रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं, एक प्रमोशन चलाते हैं, रेसलिंग स्कूल चलाते हैं। तो इसको जो है उस चीज़ से लिंक किया जा रहा है। कोई इसको पेंटा के कोच, उनके जो उनके मास्टर है उनसे लिंक करके देखा है, तो लोग यहाँ पे ऐसे कनेक्शन तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 3 महीना पहले ही कुछ ऐसा करना होगा, क्योंकि अभी तो WWE को ये भी नहीं पता कि क्या एलिस्टर ब्लैक आ भी पा रहे हैं हमारी कंपनी में। लेकिन मैंने ये जरूर सुना कि WWE उनको लाने में इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड तो जरूर है, तो शायद लीड कर सकता है। बाकी हाइप तो होगी, एक्चुअल में फर्क तो तभी पड़ता है जब बंदा रिंग में आके उसको एक अच्छी स्टोरी भी दोगे वीक बाय वीक। मैं ऐसी स्टोरी में बिलीव ही नहीं करता कि भैया 1 हफ्ते दिखा दो, 2 हफ्ते नहीं दिखाया, फिर 4 हफ्ते चाहे कितना ही तगड़ा दिखा दे, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो कनेक्शन बना पाना मुश्किल होता है। मैं तो उसी स्टोरी से ज़्यादा ऐसे उसी में इन्वेस्ट हो सकता हूँ जहाँ पे मुझे हर हफ्ते कुछ ना कुछ दिख रहा हो, क्योंकि इतनी अच्छी मेमोरी है नहीं आजकल किसी की कि 4 हफ्ते पहले या 4 महीने पहले क्या बोला था फिर उसका लिंक बनाया जाए, जो कि स्मार्ट जरूर लगता है, लेकिन फिर वो एंटरटेनमेंट उस तरीके से थोड़ा कंज्यूम करना मुश्किल हो जाता है। रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्रेंट की बात जैसे हमने करी, तो भाई जिगलर भी हो सकता है, निक नेमेथ भी हो सकता है कि वो मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर अपनी एंट्री मार लें। अभी आपको पता है TNA और NXT, WWE NXT ने जो है आपस में एक डील साइन कर लिया, और मैंने आपको बोला भी है कि ये दिखा तो रहे हैं ऑन पेपर की सिर्फ लिमिटेड है NXT तक, लेकिन WWE को अगर वो ज्यादा हाइप चाहिए या फिर चाहिए और भाई सब लोग बात करें इसके बारे में, सब लोग इसको डिस्कशन का पॉइंट बना ले, तो फिर मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स को में भी इस चीज को इन्वॉल्वमेंट लानी
नहीं पड़ेगी, मेन रोस्टर में भी कुछ करना पड़ेगा। तो मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर जैसे जो हेनरी के बारे में बात हो रही है, भाई जिगलर, निक नेमेक भी वो नेम है जो कि मेंस रॉयल रंबल मैच में आ सकते हैं। देखो ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही है, ऐसा कुछ रूमर कहीं से भी नहीं आया, क्योंकि जो हेनरी के बारे में तो रूमर्स भी, या फिर आप कह सकते हो जो डर्ट शीट्स की तरफ से अंदर की बातें, वो भी काफी तीव्र हैं। तो शायद जिगलर दिख सकते हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि टीएनए का सुपरस्टार है अपने एक नाम है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा ऐसे भी लगा है भैया इस बंदे के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई साइंड रहते हुए तो कुछ हुआ नहीं, और अगर अब मेंस रॉयल रंबल मैच में थोड़ा भी चमके तो लगेगा भाई ये तो अब कुछ अलग से हो गए। एक्चुअल में डॉल्फ जिगलर नहीं, वो निक नेमेथ नजर आएंगे। यार ये कैरियन क्रॉस को क्या समस्या है, कोई जरा पूछ के बताएगा किसी का अगर कुछ जुगाड़ वगैरह हो, क्योंकि ये बंदा हर किसी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कुछ खड़ा होकर तो कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होता है। मिस का इसने इतने हफ्तों से वैसे दिमाग करके रखा हुआ है, खराब करके रखा हुआ है, लेकिन अब शायद ये पढ़ने वाले हैं सैमी ज़ेन या फिर सेथ रॉलिंस में से भी किसी के पीछे, क्योंकि बैक स्टेज जो इनका सेगमेंट हुआ था यहाँ पे पीछे कैरन क्रॉस खड़े हुए हैं। और ट्रिपल एच के अगर आप बैक स्टेज सेगमेंट को के बुक करने के स्टाइल को देखोगे तो पीछे जो भी चुल हो रही होती है उसका बाद में लिंक बन जाता है। जैसे हमने एक प्रोडक्शन ट्रक में एक बहुत बड़ा सा वो फोटो देखी थी, फिर उसका लिंक आगे की स्टोरी से बना था, या फिर बैक स्टेज कोई ना कोई किसी का मास्क टांग दिया, कुछ क्यूआर कोड्स लगा दिए। तो ऐसे मिस्ट्री वे में ट्रिपल एच को स्टोरी बताने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो शायद आप इसको ऐसे मान सकते हो, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि कैरन क्रॉस को तो लोग अभी वैसे भी इतना सीरियसली नहीं ले रहे कि भाई तुम क्या सेथ रॉलिंस के साथ करोगे। बट हाँ, सेथ रॉलिंस के रास्ते या सैमी ज़ेन के रास्ते को जरूर खराब कर सकते हैं कैरन क्रॉस, जैसा उन्होंने मिज के साथ किया कि उनको भाई बिल्कुल ही अपना जो बंदी है वो बना लिया। हालांकि सेथ रॉलिंस या सैमी ज़ेन जैसे स्टेटस के सुपरस्टार्स के साथ करना मुश्किल होगा, बट कुछ किया है तो रीजन तो होगा, क्योंकि वही है बैक स्टेज वाली चीजों का कुछ ना कुछ मतलब तो ट्रिपल एच बना ही देते हैं। रोमन रेंस यार देखो भाई, अब तुम्हें हाई अलर्ट पर आने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें ये तो पता है कि अब तुम्हारे पास चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दुश्मन बहुत सारे बने जो तुमने ट्राइबल चीफ के रेन में किया। लेकिन ये बंदा या फिर ये बंदे तो पूरी ऐसा लग रहा है एक साजिश रच रहे हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट। तो आपको पता है कि ड्रू मैकिंटायर वैसे ही इतने सारे हफ्तों से रोमन रेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तब रोमन रेंस के बारे में बात करते थे जब चैंपियनशिप नहीं थी, तब बात करते थे जब ऊला फाला भी नहीं थे, अब ऊला फाला भी आ चुकी है। अभी भी बंदा कह रहा है कि मैं रोमन रेंस से पहले पहुंचूंगा। फिर हमने ड्रू मैकिंटायर और रॉक के क्या रिलेशन है उसकी भी बात करी। अभी कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ड्रू मैकिंटायर ने भी एक्सप्लेन किया था कि भैया रॉक से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मेरे को तो उन लोगों से प्रॉब्लम है जिसने मेरे साथ गलत किया है। मैं ब्लड लाइन में भले ही रॉक है लेकिन उससे कोई गलत तरीके के रिलेशन नहीं रखता। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर अभी क्या कंटिन्यू कर रहे हैं देखो भाई, उन्होंने ट्वीट किया जहां पे फोटो बड़ी बैड एस सी है और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग टॉल। ठीक है, अब मेरे को तो ज्यादा मूवीज का रेफरेंस पता नहीं, जब मैंने इसमें देखा भाई तो किसी ने यहाँ पे वॉकिंग टॉल जो रॉक की मूवी का ही पोस्टर आई गेस उससे से लिंक किया कि कैसे डायरेक्ट वे में भी और अब इनडायरेक्ट वे में भी रॉक के बारे में ड्रू मैकिंटायर काफी कुछ बातें बोलना चाहते हैं। और इस समय ड्रू मैकिंटायर का सबसे बड़ा टारगेट है रोमन रेंस। तो एक कुछ तो प्लान कर रहे हैं रॉक और ड्रू मैकिंटायर मिलके। शायद अब मैं ऐसा मान सकता हूं कि ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर कर रहे हैं, रोमन रेंस भी मैच के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ड्रू मैकिंटायर शायद रॉक के कहने पर ही काम करेंगे, क्योंकि इस बात को तो एडमिट खुद किया है ड्रू मैकिंटायर ने कि कंपनी का जो बॉस है, जो फाइनल बॉस है वो रॉक है। तो रॉक के इशारों पर काम करके वही है वो रोमन रेंस तक पहुंच जाएंगे, उनसे उनका भी जो मैटर है वो सॉल्व होगा और रॉक उनको इंसेंटिवाइज कुछ कर सकते हैं। भैया चलो भाई हम तुम्हें मौका दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे स्टोरी लाइन के हिसाब से। तो भाई यार देखो रोमन रेंस की समस्या अब खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अब वो स्टेटस पर पहुंच चुके हैं कि अब हर कोई बंदा उनके साथ पंगा करना चाहता है ताकि उस पंगे की वजह से उसके करियर में भी उसको फायदा हो जाए। बाकी इस वीडियो को देख के अगर आपके आज के 10 या 15 मिनट थोड़े से भी अच्छे गए हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और तब तक भी लेते रहो जिंदगी के मजे।